वेलकम टू आप चैनल। फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है गाइस। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं वाईसीटी रेड वाली बुक के एमसीक्यू जो सॉल्यूशन चल रहा है। इसका ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, ये वीडियो नंबर 2 है। देखिए गाइस, आगे की चीज़ें हम बताने से पहले आपको बता दें, जो लोग भी पेट के बुक के लिए बोले थे कि सर पेट के बुक बता दीजिए, तो उस बुक के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, फिर अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए, जब जैसा आप सभी को पता है, आपके यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2025 का एग्ज़ाम डेट घोषित हो चुका है। 6 और 7 सितंबर को पेपर है आपका यूपी ट्रिपल एस सी पेट का। देखिए गाइज, इस पेपर में बहुत से ऐसे लोग हैं, अच्छा स्कोर लाने की तो बात ही छोड़ दीजिए, पता चलता है कि निगेटिव में मार्क्स आए हुए हैं, जिसके कारण फॉर्म तो अप्लाई कर पाते हैं, बट बाद में पता चलता है कि वो शॉर्ट लिस्टेड ही ना हुए हैं, मेंस एग्ज़ाम के लिए वो बाहर हो चुके हैं। एक्चुअल में प्रॉब्लम आप स्टूडेंट क्या है, किस वजह से मार्क्स कम आते हैं, तो प्रॉपर गाइडेंस की कमी रहती है, कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, गलत प्रैक्टिस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, और जो कंसिस्टेंसी है इसकी कमी रहती है, स्पीड और एक्यूरेसी की प्रॉब्लम रहती है, इसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो इन सब का प्रॉब्लम से रिजल्ट क्या आता है सर? रिजल्ट आता है कि कॉन्फिडेंस लो होता है, क्वेश्चन इनकम्प्लीट रह जाते हैं, सिलेक्शन का चांस मिस होता है। तो इन सब का सॉल्यूशन लेके आया है अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड पब्लिकेशन पीटी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा। इस गाइड बुक की पूरी थियरी कंप्लीट परीक्षा प्रश्नों का संग्रह के साथ चैप्टर वाइज इसमें बताया गया है। अगर इस स्टडी गाइड बुक को आप लेते हैं तो आपका स्कोर पीटी 2025 में अच्छा रहने वाला है। विगत वर्षों के पेपर विश्लेषण चार्ट का समावेश किया गया है, संपूर्ण गाइड है चैप्टर वाइज। इसकी खासियत क्या है? इसमें 1300 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्यावर संग्रह है, और आपको एक प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। यूपी ट्रिपल एस सी पेट के पाठ्यक्रम तथा एनसीईआरटी कक्षा 6 से लेकर 12 तक की पाठ्य पुस्तकों पर आधारित ये बुक है, ठीक है। इसके साथ ही साथ अगर आप अग्रवाल एग्जाम कार्ड पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट भी लगाते हैं तो आपकी स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन हो सकती है, क्योंकि एग्ज़ाम ओरिएंट यहाँ पे प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। उतने ही समय में उतना ही लेवल का प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट में दिया गया है। तो आप इस बुक को परचेस कर सकते हैं। आप बोलेंगे कि कहाँ मिलेगा, तो लिंक आपको कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस बुक का लिंक मिल जाएगा। आप अमेजोन फ्लिपकार्ट पे भी सर्च कर सकते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीटी अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड पब्लिकेशन बुक करके। ये बुक आपको हिंदी मीडियम में उपलब्ध है, ठीक है। इसके फीचर्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। 100% सिलेबस, 1300 प्लस क्वालिटी एमसीक्यू और 20 प्रैक्टिस सेट। पूरा सब्जेक्ट वाइज थियरी दी गई है इस बुक में, सब्जेक्ट वाइज थियरी। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, हर एक थियरी से आपको एमसीक्यू भी मिल जाएगा, चैप्टर वाइज थियरी के साथ साथ एमसीक्यू भी मिल जाएगा आपको, हर एक चैप्टर का एमसीक्यू। उसके बाद नीचे आपको उत्तरमाला भी, आंसर की भी एमसीक्यू का मिल जाएगा। तो गाइज अब आते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए गाइज, इस बुक में जितने भी एमसीक्यू दिए गए हैं सब प्रीवियस ईयर पेपर के एमसीक्यू हैं। तो ये आए हुए प्रश्न हैं और आते भी रहेंगे, तो इसको बिल्कुल हल्के में आप लेके ना चलें। और जितने भी प्रश्न आपको दिखाई देंगे, प्रश्न लाजवाब और रसगुल्ला वाले प्रश्न रहने वाले हैं, ठीक है। आप भी प्रश्न देखेंगे तो बोलेंगे कि नहीं सर प्रश्न बढ़िया। देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर कराने का एक ही मोटिव रहता है कि एग्ज़ाम में जो आप पढ़ रहे हैं वो एग्ज़ाम में उसका मतलब आपको बेनिफिट देखने को मिले। ये नहीं कि आप ऐसे ही पढ़ते जाएं और एग्ज़ाम में वो प्रश्न लड़े ही ना। और देखिए, सबसे बड़ी खूबी है कि जो भी हम प्रश्न आपको करवा रहे हैं सब्जेक्ट वाइज करवा रहे हैं। हम सबसे पहले क्या करवा रहे हैं, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग विषय के सारे प्रश्न करवा दे रहे हैं, ठीक है। तो आप, और ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं, ये नहीं कि हम खुद से कंटेंट क्रिएट किए हुए हैं या खुद से आपको बता रहे हैं, नहीं, ये प्रश्न आए हुए हैं किसी न किसी भर्ती परीक्षा में। तो आप चाहे बिहार एनएम की तैयारी कर रहे हो, चाहे फिर यूपी ट्रिपल एस सी एनएम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये प्रश्न और ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। देखिए, पार्ट जो फर्स्ट आया था उसमें हमने लगभग आपका 53-54 प्रश्न बना लिया था, ठीक है। अब हम इसमें से आपका स्टार्ट करेंगे प्रश्न नंबर 54 से, ठीक है। प्रश्न नंबर 54 से स्टार्ट करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, प्रश्न नंबर 54, ठीक है। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य का मानसिक आयाम है। ध्यान में रखना है, स्वास्थ्य का मानसिक आयाम पूछा है, स्वास्थ्य का
मासिक आयाम पूछा है। तो भैया पहला ऑप्शन देखिए, उजली नेत्र नहीं होगा सर, मीठी सांस नहीं होगा सर, अच्छी भूख नहीं सर, अच्छा आत्मनियंत्रण, यही आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और ये प्रश्न आया हुआ है बिहार एनम 2024 में। अब देखिए स्वास्थ्य का मानसिक आयाम के बारे में हम और भी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे क्या होता है व्याख्या में। देखिए मानसिक आयाम स्वास्थ्य का वह पहलू है जो व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति, सोचने समझने की क्षमता और तनाव को नियंत्रित करने की योग्यता को दर्शाता है। अच्छा आत्मनियंत्रण मतलब सेल्फ कंट्रोल मानसिक स्वास्थ्य आयाम का एक महत्वपूर्ण संकेत है। अन्य विकल्प सर क्यों गलत है? क्योंकि अन्य विकल्प जो है ये फिजिकल हेल्थ के बारे में बताता है, जैसे कि उजली नेत्र हुआ, मीठी सांस हुआ, अच्छा भूख हुआ, ये फिजिकल हेल्थ के संकेत देता है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। सर नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है प्रश्न नंबर 55 की बताना है निम्नलिखित में से कौन सा होम विजिट बैग का उपयोग करने का उद्देश्य नहीं है। अच्छा, बैग का सही व्यवस्थित उपयोग करके परिवार के सदस्यों को स्वच्छता का सिद्धांत सिखाना, ये बात तो सही है। आप होम विजिट करने जाते हो तो वहाँ पे जो भी परिवार के सदस्य रहते हैं उनको स्वच्छता का सिद्धांत सिखाते हैं, ये बात तो सही है। एक परिवार और परिवार के सदस्यों को दूसरे के सदस्य के संक्रमण फैलने से रोकना, अच्छे वातावरण में घर पर शल्य चिकित्सा। अच्छा, आप क्या हो सर? आप एक एएनएम हो, ठीक है, आप एक एएनएम हो। मैंने आपको कई बार बताया है कि आप एक एएनएम हो, स्वास्थ्य कार्यकर्ता हो, ना कि डॉक्टर, ना कि सर्जन, ना कि फिजिशियन, ठीक है। तो आप अपना ध्यान में रखना आपका काम क्या है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन में देखिए, सी वाला ऑप्शन बोल रहा है कि सर्जरी, ठीक है, चिकित्सा कर पाना, सर्जरी कर पाना, ये तो सर्जन का काम है, एएनएम का काम तो है ही नहीं। तो हमारा इसमें पूछा क्या है? उद्देश्य नहीं है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यही उद्देश्य नहीं है। सर्जरी करना सर्जन का काम होता है, ना कि एएनएम का। अच्छा, व्याख्या में हम देखेंगे, व्याख्या में देखेंगे कि होम विजिट बैग का उपयोग सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स घर पर बेसिक स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और रोकथाम कार्यों के लिए करती हैं। इसका उद्देश्य सर्जरी करना नहीं बल्कि सरल प्रक्रियाएं और शिक्षण करना। घर पर सर्जरी करना नर्स की जिम्मेदारी के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि अस्पताल में योग्य चिकित्सक द्वारा ये सर्जरी वाला काम किया जाता है। ये भी बीटीएससी एएनएम में प्रश्न पूछा था। देखिए प्रश्न नंबर 56, और ये भी बिहार एएनएम में आया हुआ है, बीटीएससी एएनएम में आया हुआ है। निम्नलिखित में से, अच्छा गाइज आप काम कोशिश करेंगे 1 सितंबर से, ठीक है, 1 सितंबर से एक संपूर्ण थियरी वाली पर्टिकुलर थियरी और एमसीक्यू दोनों लेके चलेंगे चैप्टर वाइज, हर एक चैप्टर वाइज। हमने 38 टॉपिक वाइज हमने आपको थियरी पढ़ाया है, लेकिन इस बार हम चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, मतलब आपके जितने भी एएनएम के विषय में चैप्टर होंगे उन सभी की थियरी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और इस बार फीस भी रख देंगे, ठीक है, फ्री में नहीं कंटेंट देंगे, 300 रुपये फी भी रख देंगे सितंबर से, क्योंकि तब तक शायद आपका एग्ज़ाम डेट को लेकर कोई अपडेट निकल के चला आएगा 1 सितंबर तक, ठीक है। हो सकता है लास्ट अगस्त तक ही कोई अपडेट निकल के आ जाए। फिलहाल देखिए आगे की बात है, क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन आप लोग पढ़ाई पे थोड़ा फोकस करिए। एग्ज़ाम तो होगा ही होगा, कहना का मतलब क्या, आप प्रयास नहीं कर सकते तो कम से कम पढ़ाई तो कर ही सकते हो ना। बाकी प्रयास तो हो ही रहा है आपके एग्ज़ाम को लेकर। ये आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हमारे भर्ती को, या हम बोल भी नहीं रहे हैं, वीडियो भी नहीं बना रहे हैं, तो इसका मतलब है कि प्रयास नहीं हो रहा है, प्रयास हो रहा है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 56 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में होम विजिट का प्राथमिक उद्देश्य नहीं है, ये हमने देख लिया। अच्छा, दोबारा प्रश्न आ गया वहीं पे, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग का होम विजिट का प्राथमिक उद्देश्य नहीं है। देखिए, संभावित स्वास्थ्य समस्याओं की शीघ्र पहचान करना। अच्छा, ये तो है सर, हम होम विजिट करने जा रहे हैं तो क्यों इसलिए जा रहे हैं, जो भी स्वास्थ्य समस्या है उसको शीघ्र ताकि पहचाना जा सके और उसमें हस्तक्षेप किया जा सके, तो ये तो हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे बी वाला ऑप्शन देखिए, तीव्र देखभाल सेवाएं प्रदान करना, ठीक है, तीव्र देखभाल सेवाएं प्रदान करना, ये आपका प्राथमिक उद्देश्य नहीं होता है, ठीक, यही गलत हो जाएगा। उद्देश्य नहीं है ना प्राथमिक, ये गलत हो जाएगा। तीव्र देखभाल सेवाएं प्रदान करना ये आपका गलत हो जाएगा। स्वस्थ व्यवहार और रोग की रोकथाम को बढ़ावा देना, ये भी आपका सही होगा। परिवार को सहायता और शिक्षा प्रदान करना, ये भी सही है। और ये बीटीएससी एएनएम 2024 में आया हुआ है। इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा सर? प्राथमिक उद्देश्य नहीं है पूछा है, तो तीव्र देखभाल सेवाएं प्रदान करना, यही आपका
करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, व्याख्या में हम चीज़ें और देख लेंगे। देखिए, होम विजिट का मुख्य उद्देश्य क्या है? रोकथाम, शिक्षा और शुरुआती हस्तक्षेप, ना कि अस्पताल जैसे आपातकालीन सेवा देना। अच्छा, तीव्र देखभाल क्या? तीव्र देखभाल में जैसे कि होम विजिट, अब वहाँ पे हॉस्पिटल ही नहीं है, हॉस्पिटल में क्या रहता है? तीव्र देखभाल सेवा, मतलब तुरंत, इमीडिएटली, इमरजेंसी वाला केस बन जाता है ना। जैसे कि पेशेंट है, पेशेंट सही से सांस नहीं ले रहा है, ठीक है, उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो तुरंत ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के उसको तुरंत बाहर करते हैं सांस को। तो ये चीज़ें हॉस्पिटल में रहती है, होम पे नहीं रहती है। होम विजिट के दौरान ये चीज़ें नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे हमने इस ऑप्शन को सही उत्तर माना। ये ऑप्शन बोला जा रहा है तीव्र देखभाल सेवाएं प्रदान करना। भैया, तीव्र देखभाल सेवाएं कैसे प्रदान आप कर सकते हो घर पे? अभी सिलेंडर ऑक्सीजन ही देना है, तो अब वहाँ पे ऑक्सीजन तो रहेगा ही नहीं रहेगा, ठीक है। इसलिए आपका ये चीज़ें हॉस्पिटल में होती है, इसलिए हमारा ये करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उद्देश्य ये नहीं है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जन्म के बाद पहले 6 हफ्तों के दौरान न्यूनतम कितनी प्रसव उत्तर देखभाल विजिट की सिफारिश की जाती है? ये आसान प्रश्न है और कई बार हम आपको ये पढ़ा भी चुके हैं, ठीक है। ये BTSC एनम 2024 में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। बताइए इसका करेक्ट उत्तर क्या हो? जन्म के बाद, ठीक है, जन्म के बाद पहले 6 हफ्तों के दौरान। देखिए, जन्म से पहले नहीं, ठीक है, जन्म से पहले नहीं, ये पूछा जा रहा है कि जन्म के बाद पहले 6 हफ्तों के दौरान। तो भैया, जन्म के बाद पहले 6 हफ्तों के दौरान न्यूनतम जो प्रसवोत्तर देखभाल विजिट की सिफारिश की जाती है वो 2 से लेकर 4 होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा और ये बिहार एनम 2024 में आया हुआ प्रश्न है। अच्छा सर, WHO कहता है कि प्रसव के बाद पहले 6 हफ्तों में कम से कम 3-4 बार जो पोस्टनेटल विजिट होना चाहिए, ये करवा लेना चाहिए, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है सर? अच्छा, इसका उद्देश्य ये है कि जो माँ है, ठीक है, और जो शिशु है, दोनों की स्वास्थ्य की निगरानी और जो भी जटिलताएं आने की संभावना है उसको पहचाना जा सके और आवश्यक देखभाल किया जा सके। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 58 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति बाल स्वास्थ्य नर्स होम विजिट के दौरान सांस्कृतिक बाधाओं को दूर करने के लिए उपयुक्त नहीं है? अब आप बताना, आप जहाँ भी क्लास करते हो या फिर जो भी आपको पढ़ाता है, क्या ये ऐसे प्रश्न आपको करवाता है 2 लाइन 3 लाइन वाला? आप बोलेंगे कि नहीं सर, मिला ही नहीं होगा यार, ठीक है। और यही तो एग्ज़ाम में बनते हैं प्रश्न, क्लिनिकल बेस्ड प्रश्न बनते हैं, ठीक है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता के हिसाब से ही प्रश्न बनाया जाता है। जो भी एनम का पेपर आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लेना, यूपी SSC में आपको प्रश्न कैसे दिखाई दे रहे हैं। क्लिनिकल बेस ही प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि आपको स्वास्थ्य सेवा देने जा रहे हैं, एज अ स्वास्थ्य कार्यकर्ता करने जा रहे हैं, ठीक है। आप वहाँ पे और भी चीज़ें के लिए नहीं नियुक्त किए जा रहे हैं, तो उस हिसाब से प्रश्न बनते हैं। देखिए, कौन सी रणनीति है जो बाल स्वास्थ्य नर्स होम विजिट के दौरान सांस्कृतिक बाधाओं को दूर करने के लिए उपयुक्त नहीं है? इसका करेक्ट उत्तर आपको बताना है। देखिए, उपयुक्त नहीं है, कौन सा रणनीति है जो बाल स्वास्थ्य नर्स, ध्यान रखना है, बाल स्वास्थ्य नर्स होम विजिट के दौरान सांस्कृतिक बाधाओं को दूर करने के लिए उपयुक्त नहीं है। पहला ऑप्शन देखिए, नस्लवाद और भेदभाव के मुद्दों को संबोधित करना, ये तो है ही सर, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग से बचना। अच्छा, उपयोग से बचना बोला, निगेटिव आ रहा है, तो यही आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। जबकि उपयोग करना चाहिए, ये बोला कि नहीं उपयोग नहीं करना चाहिए, उपयोग से बचना चाहिए, तो ये कहना हम गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर उपयुक्त नहीं है, यही आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। देखिए, उपयुक्त नहीं है जो प्रश्न पूछता है, ये थोड़ा दिक्कत कर सकता है आपको सॉल्व करने में जल्दबाजी में, तो आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखिए, BTSC 2024 में ये प्रश्न बना हुआ है, भाषा संबंधी भाषाओं को दूर करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग से बचना, यह कहना हम गलत है, उपयोग करना चाहिए, और ये बोल दिया है। प्रश्न में निगेटिव है तो ऑप्शन में पॉजिटिव दे दिया है। तकनीक का उपयोग जैसे कि मोबाइल अनुवाद एक भाषा की बाधाओं को दूर करने में मददगार है, इसका उपयोग न करना समस्या को बढ़ा सकता है, ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि इसका उपयोग करना चाहिए। लेकिन ऑप्शन वो बोल रहा है कि बचना चाहिए। अरे भैया, जब समस्या को बढ़ा सकता है तो बचना क्यों चाहिए? तब तो करना ही चाहिए ना।
इसलिए वो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है और ये यूपी एनएचएम 2022 में प्रश्न आया हुआ है। यूपी एनएचएम 2022 में प्रश्न आया हुआ है। पूछा जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल वितरण की त्रिस्तरीय, ध्यान में रखना है, थियरी जब हम आपको पढ़ा रहे थे बहुत अच्छे तरीके से बताए थे। त्रिस्तरीय प्रणाली किस समिति की सिफारिश पर आधारित है? अच्छा सर, एक चीज़ देखिए, आप चाहे भूल भी जाते होंगे, मैं आपको कोशिश करता हूँ सही से हर एक चीज़ पढ़ाने की, बताने की, लेकिन आपका माइंड थोड़ा स्किप कर जाता होता है, स्किप कर जाता होगा ना। ठीक है, देखिए कैसे याद करेंगे। त्रिव 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 ना, त्रिव देखिए, और श्रीव कैसे लिख रहा है। ठीक है, दोनों में देखिए अंतर क्या है, श्रीव और त्रिव। यहाँ पे देखिए अगर आप छतरी वाला छा बना रहे हैं, देखिए ये त्रि है, ये श्री है, तो यहाँ से भी आप याद कर सकते हो। त्रिस्तरीय मतलब श्रीवास्तव समिति 1975 में। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। श्रीवास्तव समिति जो आई थी 1975 में, त्रिस्तरीय प्रणाली के सिस्टम पर आधार पर थे। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखिए, श्रीवास्तव समिति ने भारत में स्वास्थ्य सेवा वितरण के लिए क्या किया था, त्रिस्तरीय प्रणाली सब सेंटर पीएससी सीएससी की सिफारिश की थी। ठीक है, त्रिस्तरीय का मतलब क्या हुआ सर, सब सेंटर पीएससी और सीएससी की सिफारिश की थी श्रीवास्तव समिति जब भारत में 1975 में आई हुई थी। नेक्स्ट पर देखिए प्रश्न नंबर 60 पूछा जा रहा है कि एक बुनियादी स्वास्थ्य इकाई के रूप में, और ये प्रश्न है यूपी एनएचएम 2022 में आया हुआ प्रश्न है। एक बुनियादी स्वास्थ्य इकाई के रूप में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएससी की अवधारणा किस समय, अब ये बोला कि जो पीएससी आया था ये किसकी अवधारणा, ये पीएससी की अवधारणा किस समिति द्वारा शुरू की गई थी? अच्छा सर, ये भी प्रश्न अच्छा है, हम आपको थियरी में अच्छे तरीके से पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, कि पीएससी आया हुआ है तो किसकी समिति, भोरे समिति। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। भोरे समिति 1946 के आधार पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बुनियादी स्वास्थ्य इकाई के रूप में प्रस्तावित किया गया है। नेक्स्ट पर देखिए प्रश्न नंबर 61 पूछा जा रहा है कि स्वास्थ्य के किस निर्धारक में, ध्यान में रखना है, निर्धारक में, स्वास्थ्य के किस निर्धारक में देश की राजनीतिक व्यवस्था शामिल होती है? अच्छा प्रश्न है, राजनीतिक की बात आ गई। हमने आपको इसके पहले ही वाले प्रश्न, इस पहले वाले वीडियो में एक प्रश्न ऐसे मिला था। तो ये देखिए यूपी एनएचएम 2022 में ये प्रश्न आया हुआ है। इसका करेक्ट देखिए, आप इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हैं कि राजनीति, जब समाज की बात आती है, समाज में, समाज कैसे बनता है, 4 लोगों में उठना बैठना बातें करना। ठीक है, तो वो समाज में बोलते हैं ना, समाज में आप उठते बैठते नहीं हो, मतलब समाज मतलब क्या, जहाँ 4 लोगों के साथ उठना बैठना रहता है वही समाज कहलाता है। अच्छा, तो जब जहाँ पे 4-5 लोग उठेंगे बैठेंगे तो वहाँ पे क्या होगा सर, राजनीति होगा। आज क्या फलाने के यहाँ क्या हुआ, या फिर कि चर्चाएँ होती रहती है, आप भी देखेंगे कहीं पे, या फिर आपके गांव के आसपास गोमती जो रहती है वहाँ पे चाय नुक्कड़ पे चाय की दुकान जो रहती है, वहाँ पे जब 4 बुजुर्ग बैठते हैं, 4 आदमी बैठते हैं तो वहाँ पे राजनीति ही होती है। ठीक है, इनको करना, ये करना, वो करना। ठीक है, तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखना। राजनीतिक व्यवस्था मतलब सामाजिक, सामाजिक मतलब समाज, समाज मतलब 4 लोग उठ बैठ रहे हैं, सामाजिक आर्थिक, इस चीज़ से भी आपको याद रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे हम। नेक्स्ट ये यूपी एनएचएम 2022 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न व्याख्या आप देख लेंगे। राजनीतिक व्यवस्था शासन प्रणाली और नीतियाँ सामाजिक आर्थिक निर्धारकों में आती है, स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट पर देखिए प्रश्न नंबर आपको 62 दिखाई दे रहा है। पूछा जा रहा है कि भैया जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति आई हुई थी 1983 में, इसके अनुसार जो मैदानी एरिया है, ठीक है, मैदानी एरिया है, वहाँ पे पीएससी की कितनी जनसंख्या होती है, या फिर पीएससी कितनी जनसंख्या पर स्थापित किया जाता है? मैदानी एरिया में पूछा है। आप बोलेंगे कि सर मैदानी एरिया, बोलेंगे सर मैदानी एरिया, तो ये मैदानी एरिया पे 30,000 की बात होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा 30,000। ठीक है, ऑप्शन 30,000 ध्यान में, हो सॉरी 30,000 ग्रामीण आबादी, देखिए ऐसे ही गलत होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 30,000 ग्रामीण आबादी, यहाँ पे खाली 30,000 लिख दिया है। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 30,000 ग्रामीण आबादी, इसका करेक्ट उत्तर यही होगा। अच्छा, एक मैदानी इलाकों में हर 30,000 ग्रामीण आबादी पर एक पीएससी होता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अनुसार मैदानी क्षेत्र में 30,000 जनसंख्या पर, जबकि पर्वतीय या फिर कठिन क्षेत्र में 20,000 की जनसंख्या पर पीएससी स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट पर देखिए, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ये भी यूपी एनएचएम 2022 में आया हुआ प्रश्न है। तो आयोडीन की कमी से क्या होता है सर, घेंगा होता है। नेक्स्ट पर देखिए, और ये भी आया हुआ है कहाँ पे,
यूपीएनएचएम 2022 में पूछा जा रहा है कि जल के शुद्धिकरण का अंतिम चरण क्या है। तो अंतिम चरण क्या होता है सर? डिसइंफेक्शन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य का जैविक निर्धारक है? जैविक निर्धारक है, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सर आनुवंशिकी परिपूरक। आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ये भी 2022 के यूपीएनएचएम में आया हुआ है। जैविक निर्धारक मतलब बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट में आनुवंशिकी गुण, लिंग, आयु, वंशानुगत रोग आदि आते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पर देखिए, यूपीएनएचएम 2022 में आया हुआ है। 3 लाइनों का प्रश्न है, ठीक है, जो करवाता नहीं है कोई। 1 2 3। गांव की स्वास्थ्य नर्स द्वारा गांव की महिलाओं को कैंसर के चेतावनी संकेतों के बारे में शिक्षित करना और जागरूक करना किस रोकथाम का उदाहरण है? अच्छा, जो गांव की स्वास्थ्य नर्स द्वारा या फिर आपके द्वारा, आप ये नाम है, ठीक है, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के द्वारा जो गांव की महिलाएं हैं उनको आप कैंसर के चेतावनी संकेत के बारे में शिक्षित कर रही हैं, जागरूक कर रही हैं। तो ये किसका रोकथाम का उदाहरण है? प्राथमिक रोकथाम का, या फिर द्वितीयक रोकथाम का, या फिर तृतीय? इस प्रश्न में कुछ है नहीं, बहुत आसान प्रश्न है सर। हम सभी को पता है जो प्राथमिक रोकथाम है ये रोग होने से पहले ही किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है। पूछा जा रहा है कि शारीरिक जांच फिजिकल एग्जामिनेशन के घटकों में निम्नलिखित में से सभी शामिल होते हैं सिवाय एक को छोड़कर। अच्छा, एक को छोड़कर बाकी सभी शामिल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। परकसन आपका ये करेक्ट है। ठीक है, परकसन ये आपके भर्ती परीक्षा में भी आया हुआ है यूपीएनएचएम 2022 में। अब बाकी इंस्पेक्शन भी है और आपका यहाँ पे अस्कल्टेशन भी है। ऑप्शन नंबर डी भी है, लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट, ये आपका डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, वितरण वाली चीज़ें नहीं है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है। देखिए, शारीरिक जांच के मुख्य 4 घटक होते हैं, याद करके रखना है आपको। पहला हो गया निरीक्षण, दूसरा हो गया परकसन, तीसरा हो गया आस्कलेटेशन। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में, और चौथा हो गया पल्पेशन। ठीक है, चौथा हो गया पल्पेशन। और आपका ये डिस्ट्रीब्यूट वाला काम नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये भी यूपीएनएचएम 2022 में आया हुआ प्रश्न है। पूछा जा रहा है कि जो ऑप्टिक नर्व है, ये ऑप्टिक नर्व की दृष्टि क्षमता का परीक्षण करते समय निकट दृष्टि का परीक्षण किस चार्ट से किया जाता है? अच्छा प्रश्न है, किस चार्ट से किया जाता है? और ये देखिए यूपीएनएचएम में पूछा हुआ है 2022 में। तो सर इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए पढ़िए, ऑप्टिक नर्व की दृष्टि क्षमता का परीक्षण करते समय निकट दृष्टि का परीक्षण किस चार्ट से किया जाता है? भैया, जो निकट दृष्टि का परीक्षण होता है ये जैगर चार्ट के माध्यम से किया जाता है, तो ध्यान में रखना है। ठीक है, शायद आपको पता नहीं होगा, नया प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, तो आपको याद करके रखना है। देखिए, निकट दृष्टि की जांच के लिए जैगर चार्ट का उपयोग करते हैं, जबकि वहीं पे दूर दृष्टि के लिए आपको याद करके रखना है। इन सबको आपके भर्ती परीक्षा में पूछ सकता है। दूर दृष्टि के लिए और रंग दृष्टि के लिए और अपवर्तक दोष पहचान के लिए, तो ये आपको ध्यान में रखना है। पिन होल टेस्ट किया जाता है, अपवर्तक दोष पहचान, इन तीनों के बारे में आपको ध्यान में रखना है, याद करके रखना है। नेक्स्ट पर देखिए यूपीएनएचएम 2022 में आया हुआ है। पूछा जा रहा है कि 3 से लेकर 18 वर्ष की आयु वाले बच्चों में जब मांसपेशियां अधिक विकसित हों तो वैरी इंजेक्शन स्थल कौन सा है? अच्छा, 3 से लेकर 18 वर्ष की आयु वाले बच्चों में, तो कहने का मतलब जो आप मांसपेशी में दे रहे हैं इंजेक्शन तो अधिक विकसित हो जाता है ना, मांसपेशी अधिक विकसित हों तो आप जो इंजेक्शन दे रहे हैं वो कौन सा स्थल होगा? ध्यान में रखना, वो आईएम इंजेक्शन होना चाहिए। ये नहीं कि आईवी वाला इंजेक्शन आप ठोक दें, नहीं, आईएम इंजेक्शन होना चाहिए। तो कौन से एरिया में आप देंगे? 3 से 18 वाले में। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा डेल्टॉइड मसल में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, 3 वर्ष से अधिक उम्र में डेल्टॉइड मांसपेशी का विकास अच्छा होता है, इसलिए मांसपेशी में दवा देने के लिए उपयुक्त है। शिशुओं में बहरी स्थान जो होगा, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा, थाई में लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य इतिहास का घटक नहीं है? हेल्थ हिस्ट्री आप ले रहे हैं तो कौन सा घटक नहीं है, यही पूछा जा रहा है। और ये प्रश्न आया है यूपीएनएचएम 2022 में। अच्छा, तो बताइए कौन सा हिस्ट्री हेल्थ हिस्ट्री में नहीं आता? अच्छा, इसको देखते हुए करेक्ट उत्तर आप बना लेंगे। आप बोलेंगे कि सर पारिवारिक फैमिली हिस्ट्री हम लेते हैं, परिवार में अन्य सदस्य को डायबिटीज़ या फिर बीपी
कि बीमारी थी कि नहीं, तो ये चीज़ तो देखते ही देखते हैं। अच्छा सर, बीमारी हिस्ट्री ऑफ इलनेस ये भी देखते हैं, व्यक्तिगत जानकारी हाँ ये भी रखते हैं, लेकिन हम फाइनेंशियल हिस्ट्री नहीं देखते हैं कि उसके दादा कितने अमीर थे, उसके परदादा कितने गरीब थे। फाइनेंशियल हिस्ट्री चीज़ें नहीं देखी जाती है, बाकी और सब चीज़ें देखी जाती हैं। ये भी यूपीएनएचएम 2022 में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, पूछा जा रहा है, और ये भी यूपीएनएचएम 2022 का प्रश्न है। पूछा जा रहा है कि रोगी का मूल्यांकन करते समय निम्नलिखित में से कौन सा न्यूरोलॉजिकल संकेतक नहीं है। अच्छा, न्यूरोलॉजिकल संकेतक नहीं है, नहीं है भैया, नहीं है। अब आपको बताना इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा। देखिए, न्यूरोलॉजिकल संकेत पूछा है ना, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन हृदय गति का मूल्यांकन ये तो है सर, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पूछा है। श्वसन दर मूल्यांकन ये भी है, ठीक है, ये भी है, ये भी है। ऊंचाई और वजन का मूल्यांकन नहीं सर, ये न्यूरोलॉजिकल नहीं हो जाएगा, ये फिजिकल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, यही नहीं है, ठीक है। बाकी हृदय गति है, श्वसन दर है, और केवल धड़कन सुनकर हृदय गति मूल्यांकन करना ये भी है। ये भी यूपीएनएचएम 2022 में प्रश्न आया हुआ है। देखिए, न्यूरोलॉजिकल संकेतक में चेतना स्तर, रिफ्लेक्स, मांसपेशी शक्ति, समन्वय और संवेदना और श्वसन हृदय गति शामिल हो सकते हैं। ऊंचाई और वजन समान शारीरिक माप है, आपको बताया ना, फिजिकल डायमेंशन हो जाएगा, मेजरमेंट हो जाएगा, ना कि आपका न्यूरोलॉजिकल। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पर देखिए, नर्सिंग परामर्श सदैव किस रूप में दिया जाता है। नर्सिंग परामर्श सदैव किस रूप में दिया जाता है, ये यूपीएनएचएम 2022 में आया हुआ प्रश्न है। नर्सिंग परामर्श सदैव किस रूप में दिया जाता है, खुले और कम निजी क्षेत्र में, व्यापक और बाहरी व्याख्या के रूप में, किसी भी व्यक्ति या विशेषज्ञ को एक उपचारात्मक और रोगहरात्मक उपाय के रूप में। नर्सिंग स्वास्थ्य परामर्श सदैव किस रूप में दिया जाता है। मैंने आपको एक ट्रिक शायद बताई थी, आपको नहीं पता, जैसे कि आपको ये उत्तर नहीं पता है, आपको तुक्का मारना है, तो आप तुक्का कैसे मारेंगे। मैंने आपको एक चीज़ बताया है कि जो क्लिनिकल बेस्ड प्रश्न रहते हैं एग्ज़ाम में, जो भी क्लिनिकल बेस्ड, आप स्वास्थ्य कार्यकर्ता हो, ठीक है, या फिर फार्मासिस्ट हो, या फिर लैब टेक्नीशियन हो, केवल एनएम की बात ही नहीं कर रहा हूँ, चाहे जो भी पोस्ट का है उसमें क्लिनिकल प्रश्न आते ही आते हैं, कुछ ना कुछ रहते हैं। तो ये आपका एक क्लिनिकल प्रश्न है, पूछा जा रहा है नर्सिंग परामर्श सदैव, काउंसलिंग दे रहे हैं या फिर वो आपका ये क्लिनिकल बेस प्रश्न माना जाता है। तो इसमें जैसे कि हमको उत्तर नहीं पता है, ऑप्शन हमको तुक्का मारना है, तो हम एक ही तुक्का लगा सकते हैं, जो ऑप्शन बड़ा उसी को हम करेक्ट मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यही डी वाला ऑप्शन बड़ा है, एक उपचारात्मक और रोगहरात्मक, क्या लिखा है, रोगहरात्मक उपाय के रूप में। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये बड़ा है और यही सही उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे भी तुक्का आप लगा सकते हैं, ठीक है। हालांकि इस एक्सपेरिमेंट मत करना, ये अनुभव है तब हम आपको बता रहे हैं, एक्सपेरिमेंट आप मत करना, आप पढ़ना, आप समझना, ठीक है, तब उत्तर का चयन करना। ये हम अपने अनुभव से आपको बता रहे हैं, ठीक है। विटामिन ए रोग निरोधी कार्यक्रम भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अच्छा प्रश्न है, विटामिन ए रोग निरोधी कार्यक्रम भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। विटामिन ए, आपको इसका उत्तर बताना है। अरे भैया, आप काम कर रहे हैं तो किसके अधीन काम कर रहे हैं, ठीक है। आप यूपी ट्रिपल एनएम में काम करने जा रहे हैं, या फिर बीटीएससी एनएम में काम करने जा रहे हैं, तो किसके अधीन काम करेंगे, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। तो यही तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा, और इसमें कुछ दिमाग लगाने नहीं है, शिक्षा मंत्रालय होगा ही नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपके भर्ती परीक्षा में ये बिहार एनएम में आया हुआ है, बीटीएससी एनएम में ये प्रश्न भी आया हुआ है 2024 में। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है आंत्र इन्फेक्शन, ठीक है, आंत्र इन्फेक्शन का उदाहरण है। टाइफाइड है क्या सर, छोटी माता है क्या सर, स्केबीज है क्या, जुकाम है क्या सर। आप बोलेंगे कि सर जी हाँ टाइफाइड है, टाइफाइड से हमारा आंत प्रभावित होता है, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट पर देखिए, बिहार एनएम में ये भी आया हुआ है। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा खसरे का लक्षण नहीं है। अच्छा प्रश्न है, नाक बहती है क्या सर, आप बोलेंगे कि नाक बहती है। आँखों से पानी आता है क्या सर, आप बोलेंगे कि सर आँखों से पानी, आप बोलोगे कि सर हाँ पानी आता है, ठीक है, पानी आता है। आप बोलोगे कि सर शरीर का समान तापमान रहता है, नहीं सर समान तो नहीं रहता, यहाँ पे नहीं पूछा है ना, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ जाता है, बॉडी में कहीं भी इन्फेक्शन हो रहा है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना तय है, ठीक है। तो जब मीजल्स है, खसरा है, तो भैया इन्फेक्शन तो हो ही जाएगा। खसरे में समानता क्या रहता है सर, बुखार रहता है, आँखों से पानी आता है, ठीक है।
और नाक, खांसी, त्वचा पर दाने होते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन दिया है और स्टेटमेंट दिया है। ऑप्शन ए स्टेटमेंट दिया है कि राष्ट्रीय विटामिन ए रोग निरोधी कार्यक्रम। दूसरा दिया है कि मिड डे मील प्रोग्राम। अब स्टेटमेंट दिया है, देखिए अब यहाँ पे आपको बताना है। ये BTSC एनएम में पूछा है, केवल एक सही है, केवल दो सही है, ना तो एक, ना तो दो, ना तो तीन। आपको करेक्ट उत्तर बताना है। अब इस चीज़ को समझने के लिए हम थोड़ा ऊपर जाएंगे कि सर देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम स्वास्थ्य और परिवार, ध्यान में रखना है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ये आता है, ठीक है, राष्ट्रीय विटामिन ए रोग निरोधी ये आता है, लेकिन मिड डे मील प्रोग्राम ये नहीं आता है, ठीक है, ये आपका परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है। अच्छा सर, तो व्याख्या में और चीज़ें क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। मिड डे मील किसके अंतर्गत आता है, ये शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अच्छा, अब हो गया ये आपका, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पर देखिए, ग्राम पंचायत के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। यह गांव की गलियों का निर्माण, मरम्मत, सफाई और प्रकाश व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होता है। यह पेयजल की व्यवस्था के लिए जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार नहीं है बोल दिया है, ये तो कहना गलत हो गया। स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट आपका सही होना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए में दिखा है कि कथन केवल एक सही है। हाँ जी सर, यही आपका एक सही है। देखिए, ग्राम पंचायत गांव की बुनियादी सुविधाएं, सड़क, सफाई, प्रकाश, जल व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होता है। कथन सेकंड गलत है, क्योंकि पंचायत जो है पेयजल की व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होता है, वो बोला कि नहीं होता है, इसलिए वो गलत हो गया। नेक्स्ट पर देखिए आपके सामने, ये भी बिहार एनएम में आया हुआ है, BTSC एनएम में। BCG वैक्सीन किस रोग के लिए लगाई जाती है, तो ट्यूबरक्लोसिस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, टीबी के लिए। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य टीम का प्रकार नहीं है। कौन सा है जो प्रकार नहीं है। स्टेटमेंट फर्स्ट दिया है परिवार नियोजन। ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर सेकंड दिया है कि संचारी रोग नियंत्रण तथा निवारण। तो कौन सा नहीं। देखिए, स्वास्थ्य टीम का प्रकार, स्वास्थ्य जो टीम रहता है इसका प्रकार पूछा है। परिवार नियोजन, संचारी रोग नियंत्रण तथा निवारण। तो कौन सा पूछा है नहीं है, ये तो दोनों है यार, ये तो दोनों हो। परिवार नियोजन भी स्वास्थ्य टीम का प्रकार है, कार्य है। और जो रोग रहते हैं, ठीक है, जो रोग रहते हैं संचारी रोग नियंत्रण, इसका भी निवारण और रोकथाम करते हैं। तो ये दोनों हैं, नहीं तो कोई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ना तो एक ना ही सेकेंड। तो ऐसे प्रश्न BTSC एनएम में आता है। अगर आपके भर्ती परीक्षा में ऐसे पूछ लिया तो फिर भैया आपको दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि कोई पढ़ाया नहीं है टीचर। हम ही जो क्वेश्चन बताएं ऐसे हम ही बताएं, बाकी कोई नहीं बताया है और ना ही करवाता है। गाँवों की समझ योजना तथा विकास के लिए कौन सा उत्तरदायित्व है। गाँवों की समझ योजना तथा विकास, जब भी गांव की बात आए तो हम सीधा ग्राम पंचायत की ओर जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देखिए, ग्राम पंचायत गांवों की प्रशासनिक इकाई है जो योजना, विकास, सफाई, सड़क निर्माण, पेयजल आदि के लिए जिम्मेदार है। ये भी BTSC एनएम में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गृह दौरे का उद्देश्य नहीं है। कौन सा है होम विजिट का उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य नहीं है, परिवार को स्वयं के संसाधनों से विशिष्ट कौशल सीखने में मदद करना, गांव में परिवार के सदस्यों का सर्वेक्षण करना, परिवार को अपनी स्वास्थ्य समस्याओं को पहचानने तथा हल करने में मदद करना, किसी नियमित यात्रा की आवश्यकता नहीं होती है। तो कौन सा नहीं है उद्देश्य, कौन सा उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी है जो भैया, यही गलत बोल दिया है, ठीक है, बाकी सब हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 82, शरीर की कार्य की स्थिति तथा शारीरिक पर्यावरण तथा मनोवैज्ञानिक तनाव के प्रति जो भी प्रतिक्रिया के संकेत होते हैं, इसको क्या कहते हैं। प्रतिक्रिया के संकेत को क्या कहते हैं सर। शरीर की कार्य की स्थिति तथा शारीरिक पर्यावरण तथा मनोवैज्ञानिक तनावों के प्रति प्रतिक्रिया के संकेतक को क्या कहते हैं। ये BTSC एनएम 2024 में आया हुआ प्रश्न है। तो क्या कहते हैं सर, इसको ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। विटाल साइन या फिर जीव संबंधी संकेत आप बोल सकते हैं, वाइटल साइन या फिर विटाल साइन। कोई अब जो पढ़ना है इसको पढ़ लेना, जीव संबंधी संकेत होते हैं। आप तो इसको कभी कभी विटाल भी पढ़ते हैं, वाइटल भी पढ़ते हैं। तापमान, नाड़ी शोषण, रक्तचाप, ये सभी चीज़ें हो गई ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिए, निम्नलिखित में से एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS
कार्यक्रम किस वर्ष संचालन में लाया गया था? अच्छा प्रश्न है, ये भी BTSC एनम 2024 में पूछा गया है। ये तो सरल प्रश्न है, ठीक है। 1975 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए जो ICDS कार्यक्रम है ये 2 अक्टूबर, ध्यान में रखना है, 2 अक्टूबर 1975 को प्रारंभ हुआ, जिसका उद्देश्य 6 वर्ष से कम बच्चों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाले माताओं को पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाएं देना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन परामर्श का उद्देश्य बताता है, काउंसलिंग का उद्देश्य बताता है? आपके सिलेबस में दिया है, ठीक है, परामर्श, काउंसलिंग, तो ध्यान रखना, जो 38 टॉपिक दिया है ये एक पर्टिकुलर वहाँ पे लिख दिया गया है परामर्श, तो हर एक प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। देखिए, परामर्श का उद्देश्य बताता है, पहला स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट पढ़िए, क्लाइंट जो है उसको मनोवैज्ञानिक सुविधा से बाहर आने में मदद करना। जो क्लाइंट है, क्लाइंट को सूचित निर्णय लेने में मदद करना, ठीक है। इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा सर? इन सब प्रश्न को करने के लिए थोड़ा आपका मानसिक रुचि देखी जाती है कि आपका दिमाग कहाँ तक पहुँच पाता है, ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में रीजनिंग प्रश्न नहीं रहता है, लॉजिकल रीजनिंग नहीं रहता है, तो यही प्रश्न को वो रीजनिंग बना देते हैं। तो ऐसे प्रश्न करने के लिए अपने दिल से पूछना चाहिए, क्या कह रहा है, जैसे कि एक अपने दिल से आवाज़ आना चाहिए, बात तो सही कह रहा है या फिर बात तो गलत कह रहा है, ये फीलिंग आ गई तो आप उत्तर सही पकड़ लेंगे। जैसे हम पढ़ेंगे, क्लाइंट को मनोवैज्ञानिक सुविधा से बाहर आने में मदद करना, मतलब बात तो सही है यार, फीलिंग आ रही है ना अंदर से, बात तो सही है, तो ये तो स्टेटमेंट सही हो जाना चाहिए। और दूसरा देखिए, क्लाइंट को सूचित निर्णय लेने में मदद करना, हाँ बात तो सही है, ये फीलिंग आ रही नहीं, कह तो सही रहा है, बात तो सही है, तो ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर दोनों सही होना चाहिए, 1 और 2 दोनों सही होना चाहिए। और ये किस ऑप्शन से? ऑप्शन नंबर ए में है, 1 और दोनों सही है। और ये प्रश्न BTSC एनम 2024 में आया हुआ है, आपके भर्ती परीक्षा में भी ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, इसलिए आपको हर एक क्लास को हम बोलते हैं कि ध्यानपूर्वक देखा करें, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि भारत में भारतीय बाल कल्याण परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अच्छा प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है, और ये भी BTSC एनम 2024 में आया हुआ है, तो 1952 में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि भारत की केंद्र सरकार द्वारा दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप सही नज़र से देख लो, ये भी BTSC एनम में पूछा गया हुआ है 1961 में दहेज प्रथा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से समुदाय के लक्षण कौन से हैं? समुदाय के लक्षण कौन से हैं? तो कौन से हैं, आपको करेक्ट उत्तर बताइए। देखिए सर, समुदाय के लक्षण सभी हैं, इनमें से ऑप्शंस आप देखिए, समुदाय संलग्न भौगोलिक क्षेत्र है, हाँ बिल्कुल सही बात है। या साथ रहने वाले लोगों से मिलकर बनता है, ये भी बात सही है। व्यक्ति अपनी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहयोग करते हैं, ये भी सही है, ये भी बिहार एनम में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि भारत में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम किस वर्ष लोकार्पित किया गया था? 1982 में किया गया था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि भारत में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रथम राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष लोकार्पित किया? देखिए प्रश्न अच्छे हैं, और ये भी BTSC एनम में पूछा गया है, ठीक है। तो कब किया गया था? ये 1992 में, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 1992 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, गर्भपात में पीलिया के कारण क्या है? पीलिया के क्या कारण हो सकते हैं? ठीक है, वायरल हेपेटाइटिस हो सकता है क्या सर पीलिया से? आप बोलेंगे कि सर बिल्कुल हो सकता है। पीलिया के कारण क्या है? पीलिया के कारण क्या होता है, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर की बात हम कर लें, कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, रक्त संलयन, और ये दोनों। देखिए, गर्भावस्था में रक्त संलयन से होने वाले जो हेमोलाइसिस और वायरल हेपेटाइटिस दोनों कारण से हो सकता है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, पोषक द्वारा निर्जीव पदार्थों में रोग पैदा करने वाले अभिकर्ता की उपस्थिति को क्या कहा जाता है? देखिए ध्यान में रखना है, एक वर्ड यहाँ पे आप ऐसे पकड़ सकते हो, पोषक द्वारा उपयोग किए जाने वाले निर्जीव पदार्थों में रोग पैदा करने वाले अभिकर्ता की उपस्थिति को क्या कहते हैं? तो कंटामिनेट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, संदूषण कहते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, इसका करेक्ट
आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए कंटामिनेंट क्या होता है, ये वस्तु या सतह पर रोगजनक का पाया जाना कहलाता है। बाकी इन्फेक्शन क्या होता है, जीव के शरीर में रोगजनक का प्रवेश और वृद्धि जो होता है उसको इन्फेक्शन कहते हैं। कंटामिनेंट और इन्फेक्शन में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न बीटीएससी इनम 2024 में ये भी प्रश्न आया हुआ है, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय का विलक्षण नहीं है। मैक्सिमम प्रश्न नहीं है लेके आए हैं, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। समुदाय के सदस्यों के बीच कोई अन्योन्य क्रिया नहीं, समान स्थान पर रहने वाले लोगों का समूह, समान संस्कृति, समान मूल तथा रुचि। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समुदाय के बीच कोई अन्योन्य क्रिया नहीं। ठीक है, यही नहीं है। ठीक है, जो विपरीत बोल दिया है, जबकि पॉजिटिव में बोलना चाहिए इसका। अगर भैया प्रश्न निगेटिव है तो ऑप्शन पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ऑप्शन भी निगेटिव बोल देगा तो वो वही आपका उत्तर करेक्ट हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे आप नहीं वाले प्रश्न जैसे कि आप नहीं कर पाते हैं, गलत कर देते हैं। देखिए निगेटिव अगर प्रश्न दिया है, ठीक है, निगेटिविटी बोला है, नहीं बोला है, ठीक है, तो ये जो ऑप्शंस होना चाहिए ये पॉजिटिव में होना चाहिए। जैसे ये है, ये है, ये है, तो ये पॉजिटिव वाले तो सही हो गए। ठीक है, इसका उत्तर करेक्ट नहीं हो सकता है। अगर ऑप्शन भी निगेटिव बोल दिया, जैसे यहाँ पे ये निगेटिव बोला है, ये भी निगेटिव बोल दिया, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। मतलब तू कहते हैं ना कि हाँ भैया जोड़ी मिल रही है, नहीं की, तो इस तरीके से भी आप थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से भी सोच सकते हो। अब जितने भी प्रश्न आप देखेंगे, मैं एक प्रश्न की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी मैंने प्रश्न करवाया है निगेटिव वाला, उसका उत्तर भी निगेटिव आया है, ऑप्शंस भी निगेटिव बोला है तभी सही हुआ है। अगर पॉजिटिव ऑप्शन बोल देता तो फिर वो उत्तर सही नहीं होता है। समुदाय में परस्पर क्रिया होना आवश्यक है, यदि कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं है तो वो वास्तविक समुदाय नहीं कहलाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्रांति की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करती है। दो स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट दिया है कि कार्य के प्रकार, दूसरा संगीत का सुनना। अब हम ऑप्शंस की ओर जाएंगे। ऑप्शन ए ना ही एक ना ही दो, ऑप्शन बी केवल एक केवल, और ऑप्शन सी केवल सेकंड, ऑप्शन डी एक और दोनों। तो केवल एक, कार्य के प्रकार, संगीत सुनना ये नहीं होगा। ठीक है, परिवार नियोजन में गर्भ निरोधक के रूप में जो भी स्पर्म है, इसका स्पर्म का नाश करने के लिए, विनाश करने के लिए जो उपयोग किया जाता है, निम्नलिखित में से वह कौन सा दोष नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो ये आप देख लेना। ठीक है, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसको हम नहीं पढ़ेंगे, ये आप पढ़ लेना, देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट पर देखिए प्रश्न नंबर 95 आपके सामने दिखाई दे रहा है। भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत पहली बार आपातकालीन गर्भ निरोधक गोली किस वर्ष पेश की गई थी। तो पहली बार आपातकालीन इमरजेंसी पिल का इस्तेमाल किया गया था वो 2002-3 में। ठीक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स जो इस्तेमाल किया गया था, ये भारत के सरकारी कार्यक्रम में 2002 से लेकर 3 में शामिल हुई थी। इन्हें असुरक्षित संभोग के बाद 72 घंटे के भीतर लेना प्रभावी होता है। नेक्स्ट पर देखिए, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं की आवश्यकता की जांच के लिए भारत सरकार द्वारा बहुउद्देशीय कार्यकर्ता समिति की स्थापना कब की गई। अच्छा प्रश्न है, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1972 में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, और ये श्रीवास्तव कमेटी के अधीन था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है। उपयोग निम्नलिखित में से कौन सा कथन VMI का उपयोग करके अध्ययन की गई समान समृद्धि विचलन बताता है, कुपोषण या फिर स्थूलता। देखिए दो स्टेटमेंट दिए हैं, ऑप्शन दिए हैं, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा भैया दोनों, एक और दोनों सही है। देखिए बॉडी मास इंडेक्स समान सीमा से कम हो तो कुपोषण और ज़्यादा हो तो स्थूलता का संकेत होता है। हम थियरी में आपको अच्छे से बता चुके हैं। ठीक है, वही तो पूछा था। परिवार नियोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के लक्ष्य हैं। देखिए अब की बार 3 स्टेटमेंट दे दिया है, चलिए और टफ बना दिया है। परिवार नियोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के लक्ष्य हैं। ठीक है, 3 स्टेटमेंट दिया है। पहला दिया है कि प्रजनन स्वास्थ्य, दूसरा दिया है बाल मृत्यु दर और रुग्णता, तीसरा दिया है जनसंख्या स्थिरीकरण।
उसका कौन कौन सा सही है, कौन सा गलत। अब अंदर से फीलिंग आनी चाहिए, बात सही बोल रहा है कि नहीं सही बोल रहा है, ठीक है। आप पढ़िए, प्रश्न पढ़िए, उसके बाद स्टेटमेंट पढ़िए। देखिए, परिवार नियोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के लक्ष्य कौन कौन से लक्ष्य हैं। भैया प्रजनन स्वास्थ्य, ये बात तो सही है, परिवार नियोजन मतलब प्रजनन स्वास्थ्य को सही करना, ठीक है, ये तो लक्ष्य था ही। और बाल मृत्यु दर और ये भी आपका सही है, अंदर से फीलिंग आ रही है ना कि हाँ बात तो सही बोल रहा है। जनसंख्या, हाँ ये भी तो सही है भैया, जनसंख्या तभी तो परिवार नियोजन कार्यक्रम आया। तो एक दो तीनों सही होना चाहिए। अब हम ऑप्शन में जाएंगे, पहला ऑप्शन दे रहा है कि केवल एक और दो सही है, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है, तीनों सही है। एक और थर्ड सही है, ये भी गलत हो जाएगा। देखिए सी वाले में बोल रहा है कि एक दो तीनों सही है, यही हमारा सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि हेपेटाइटिस के संचरण का सबसे आम मार्ग क्या है। सबसे आम मार्ग क्या है सर। हेपेटाइटिस से तो हाँ, मतलब कि आपका हो सकता है, लेकिन आम कॉमन, ठीक है, कॉमन रूट पूछा है। तो मल ओरल मार्ग ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बाकी इससे भी फैल सकता है, इससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है, लेकिन आम की बात करें तो मल ओरल मार्ग है, ठीक है। जो दूषित भोजन पानी के सेवन से फैलते हैं, फोकल ओरल रूट, इसको फेकल ओरल रूट बोलते हैं, ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न नंबर 100 देखिए, प्रभावी व्यक्तिगत स्वच्छता प्रथाएं जैसे कि नियमित स्नान करना, सफाई करना, मुख्य रूप से किसके द्वारा स्वास्थ्य संवर्धन में योगदान करती हैं। अब देखिए ये भी आपका क्लिनिकल बेस्ड प्रश्न है, तो सबसे बड़ा ऑप्शन आपको देखना है। आपको सबसे बड़ा ऑप्शन दिखाइए। हमको तो सबसे बड़ा ऑप्शन सही लग रहा है, संक्रमण के जोखिम को कम करना और समग्र कल्याण बढ़ाना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अब इस पर मत जाना कि ये भी बड़ा है सर, ये क्यों नहीं हुआ, तो आप थोड़ा कॉमन सेंस भी लगा दिया करो, ठीक है, सोच समझ कर उत्तर दिया करिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि भारत में बाल दुर्व्यवहार जो किया जा रहा है बाल के प्रति, इसके रोकथाम एवं उपचार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। कि भैया बाल के प्रति जो दुर्व्यवहार कर रहे हैं लोग, इसका रोकथाम करना है, तो ये अधिनियम कब आया, ठीक है। तो ये भैया अधिनियम कब आया, तो 1974 में आया, 1974। प्रश्न नंबर देखिए आ गया फिर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत की प्रमुख स्वास्थ्य समस्या बताता है। ये भी बिहार एनएम में ही पूछा होगा, बिहार एनएम में ही पूछा है, ऐसे प्रश्न बिहार एनएम में ही पूछे जाते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत की प्रमुख स्वास्थ्य समस्या है, प्रदूषण, औषधि, एसटीडी में वृद्धि। तो इसका कट उत्तर हो जाएगा, तीनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है, तीनों सही है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की जो कार्यान्वयन रणनीति है, इसके निम्नलिखित सिद्धांतों को दर्शाती है। किन सिद्धांतों को दर्शाती है सर, तो ये सिस्टम सिद्धांत को दर्शाती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 4 जो आज का लास्ट प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम यानी TCP किस व्यवहार परिवर्तन सिद्धांत के अनुरूप है। तो ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी स्वास्थ्य विश्वास मॉडल, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको सभी प्रश्न अच्छे लगे होंगे, ठीक है। और ये सारे के सारे प्रश्न हमने प्रीवियस ईयर का ही प्रश्न करवाया है, जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के विषय का था। तो आप इस चीज़ को अच्छे से पढ़ें, नोट डाउन कर लें, एक दो बार वीडियो भी देख लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो पसंद आता है तो भैया लाइक करके अपना फीडबैक जरूर दे दिया करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी को आज स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं, ठीक है। इस खुशी के दिन पे भैया आप लोग अच्छे से क्या बोलना, कुछ नहीं कर सकते तो छोटा सा तिरंगा लेके आप उस तिरंगे को अपने से ऊंचाई पे रखना, ठीक है, अपने से ऊंचाई, ताकि उस तिरंगे को जो भी कोई देखे तो सर उठा कर देखें, ना कि सर झुका के। कभी कभी क्या होता है, तिरंगे को लोग हैंडल में लगा रखते हैं, अपने मोटरसाइकिल में लगा देते हैं, तो ये गलत तरीका है, देशभक्ति नहीं, ये देश विद्रोह वाला काम हो गया। देखिए जो भी तिरंगा है, तिरंगा का मतलब क्या है, अपने से ऊंचा होना चाहिए। जब भी हम उसको देखें सर उठा के देखें, सर झुका के नहीं, ठीक है।
तो देशद्रोही वाला काम ना करें कि तिरंगे को मोटरसाइकिल में लगा लें, खुशी होकर तिरंगे को हाथ में पहन लें। अरे भैया, हाथ में पहनना और तिरंगे को सर पे बाँधना वो अलग बात हो जाती है। कभी-कभी हम देखते हैं कि खुशी होकर तिरंगे को हाथ में पहन लेते हैं या फिर तिरंगे का टी-शर्ट अपने जेब में टी-शर्ट में लगा लेते हैं, तो ये गलत तरीका है। हमेशा तिरंगा जो है अपने सर से ऊँचाई पे रहना चाहिए, ऊँचाई पे, ठीक है? जैसे आप ये हैं तो आपका तिरंगा आपसे ऊंचाई पे रहना चाहिए, ताकि जब भी आप देखें तिरंगे को अपना सर उठा के देखें, ठीक है, झुका के नहीं। तो उम्मीद करते हैं आप चीज़ें समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बार और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।